जय श्री कृष्णा दोस्तों। इस वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं चट्टान यानी कि रॉक्स। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग चट्टान के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्लस अगर आप यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कॉलेज का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ज्योग्राफी सब्जेक्ट लिया है अपने कॉलेज में तो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे यूपीएससी, पीसीएस या फिर एसएससी, रेलवे, तो भी आप लोग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो हमारा चट्टान टॉपिक है, इसमें जब हम लोग शब्द सुनते हैं चट्टान का तो आप लोग को लगता है कि भाई चट्टान का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो बहुत कठोर हो, ठीक। लेकिन ज्योग्राफी में चट्टान का मतलब कोई कठोर चीज़ से होता नहीं है। ज्योग्राफी में जो चट्टान होता है वो बहुत कठोर भी हो सकता है और बहुत मुलायम भी हो सकता है, ठीक। यानी कि चट्टान की कोई पहचान नहीं है कि अगर कोई चीज़ कठोर है तभी चट्टान रहेगी। जैसे जनरली हम लोग कठोर चीज़ों को चट्टान में शामिल कर लेते हैं कि मानो भाई कोई पत्थर है, कोई पहाड़ है तो चट्टानों से बना है, ठीक। मिट्टी है, मिट्टी कोमल है तो मिट्टी को हम लोग चट्टान नहीं कहते हैं। तो ऐसा नहीं है। अब देखिए हमारी चट्टान की हमने परिभाषा क्या लिखा है कि पृथ्वी के क्रस्ट यानी भूप्रॉपर्टी। अब पृथ्वी का क्रस्ट टॉपिक आता है। अब आपको लगेगा कि भाई ये क्रस्ट क्या है। तो भाई जैसे जो हमारी पृथ्वी है ऐसे गोल है, ठीक। अब जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी पार्ट है, ठीक, जैसे ये जो हमारे जो पृथ्वी के सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है ना, जैसे मान लीजिए पृथ्वी गोल है और जो पृथ्वी के जो गोल है उसका जो सबसे ऊपरी पार्ट होता है जिस पे हम लोग रहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं, ठीक। अब देखिए, अब पृथ्वी का जो हमारा क्रस्ट है कि क्रस्ट का निर्माण करने वाले सभी ठोस एवं मुलायम पदार्थ चट्टान कहलाते हैं। यानी भैया जो भी हमारा पृथ्वी है उस जो हमारी पृथ्वी गोल है, गोल नहीं, ज्योग्राफी की भाषा में इसे जियोट कहते हैं। हम आपको बताएंगे अभी कि जियोट का मतलब क्या होता है। जो हमारी पृथ्वी है उसके ऊपरी भाग में जितने भी चीज़ें पाई जाती हैं, चाहे कठोर हो, चाहे मुलायम हो, चाहे आधा कठोर हो, चाहे आधा मुलायम हो, आप जो भी समझ लीजिए, सब क्या है, चट्टान है। चट्टान समझ में आ गया आप लोग को। आप समझते हैं भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से चट्टान का तात्पर्य केवल कड़े या कठोर पत्थर से नहीं होता बल्कि इसके, ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने आपको बताया ना कि चट्टान का मतलब कोई कठोर चीज़ें होती हैं, ऐसा बिल्कुल होता है नहीं होता है, ठीक। आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे समझते हैं आय क्या है, बल्कि इसके अंतर्गत ग्रेनाइट की तरह कठोर पदार्थ और चीका यानी क्ले या रेत की तरह अत्यंत कोमल और मुलायम पदार्थ भी शामिल होते हैं। यानी कि चट्टान में कोई बहुत कठोर चीज़ें भी शामिल होती हैं और बहुत कोमल चीज़ें भी। अब देखिए जो हमारी पृथ्वी है, ठीक, जो हमारी पृथ्वी है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारी अर्थ सरफेस है उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कठोर कठोर चीज़ें भी हैं और बहुत मुलायम मुलायम चीज़ें हैं। यानी कि इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो कठोर चीज़ें हम उसे कहेंगे चट्टान है और जो मुलायम चीज़ें हैं हम उसको उसके नाम से बुलाएंगे। जैसे भाई ये तो मिट्टी है, ये रेत है, रेत को भी एक तरह से चट्टान में इस कंसीडर करते हैं क्योंकि रेत भी कठोरी होता है। अब भूगोल की भाषा में तो भैया कहना ही क्या, धरती के ऊपर यानी जो भू प्रॉपर्टी है, जो हमारी क्रस्ट है, उसके ऊपर जो भी चीज़ें पाई जा रही हैं, चाहे ठोस हो चाहे मुलायम हो, वो सब क्या है, चट्टान है, ठीक। उम्मीद करते हैं मित्रों आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखते हैं। अब हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है मित्रों, हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि पृथ्वी के क्रस्ट का 98% जो भाग है वो मुख्यतः 8 तत्वों से मिलकर बना है। आप कहेंगे ये क्या बात हुई सर, मतलब इतनी बड़ी धरती है और इस पे जितने भी पार्ट हैं उसका 9 मतलब जितने भी चट्टानें हैं जो हमारी क्रस्ट है, या क्रस्ट का मतलब क्या हुआ, पृथ्वी का ऊपरी वाला भाग, ऊपरी वाली भाग, ठीक।
उस पे जो 98% चीज़ें वो सिर्फ 8 तत्वों से मिलके बनी है। हाँ, वो 8 तत्व क्या है देखिए, ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है, फिर हमारा ये ढक गया लोहा, यानी लोहा है, फिर कैल्शियम है, फिर सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, ठीक। क्रस्ट में सिलिकेट, कार्बोनेट और ऑक्साइड खनिजों आदि की प्रधानता होती है। यानी कि ये सारे चीज़ जो हैं, इन सब चीज़ों का क्या होता है, क्रस्ट में प्रधानता का मतलब होता है कि अधिकतम मात्रा होती है, मतलब उनकी मेजोरिटी होती है। किनकी मेजोरिटी होती है, ऑक्सीजन की होती है, सिलिकॉन की होती है, एल्युमिनियम की है, लोहा का होगा, कैल्शियम का होगा, सोडियम का होगा और पोटेशियम मैग्नीशियम का होगा, ठीक। यानी कि 98% चीज़ें तो सिर्फ 8 ही चीज़ से मिलके बनी हैं, 8 ही तत्व से, और जो 2% चीज़ें हैं वो नई नई चीज़ों से मिलकर के बनी हैं। एक बात बताइए, आप भी जब भी आप लोग खाना वगैरह खाते हैं तो आप लोग मैक्सिमम क्या खाते हैं, कुछ कॉमन चीज़ें खाते हैं, जैसे चावल, रोटी और दाल। आपके प्रतिदिन के भोजन में ये चीज़ें शामिल होती हैं। इसमें आप लोग कुछ न कुछ अलग चीज़ें खा लेते हैं, जैसे कोई चटनी खा लेगा, कोई दही ले लेगा, कोई अचार ले लेगा। तो ऐसे हमारी धरती के साथ भी है। जो मेन मेन चीज़ें हैं वो तो हमारी 8 ही चीज़ से मिलकर बन गई हैं, और जो थोड़ा अलग वगैरह हैं वो चीज़ें ज़्यादा हैं, ठीक। और 2% में हम बहुत ज़्यादा हैं, मतलब उनकी संख्या ज़्यादा है, मात्रा ज़्यादा नहीं है। मात्रा तो सिर्फ 8 तत्वों की ही ज़्यादा है, ठीक। अब समझते हैं चट्टानों का वर्गीकरण। भाई हम चट्टान पढ़ रहे हैं तो इसका वर्गीकरण को भी तो पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। तो चट्टानों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। उत्पत्ति, बनावट, विशेषताओं के आधार पर चट्टानों को मुख्य रूप से 3 विस्तृत श्रेणियों में विभाजित किया गया है। विस्तृत मतलब होता है बड़ा। अब देखिए, एक हमारी है आग्नेय चट्टानें, दूसरी हमारी अवसादी और तीसरी हमारी है रूपांतरित। यानी कि आग्नेय चट्टानों को इग्नियस रॉक्स, अवसादी को सेडिमेंट्री रॉक्स और रूपांतरित यानी कि कायांतरित चट्टानों को मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं, ठीक। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, आप कहेंगे सर जी इन चट्टानों को ये कहते हैं, हमें समझ में नहीं आया। तो समझ में आएगा तब जब हम पढ़ाएंगे आगे, तब, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं आग्नेय चट्टानों को एकदम डिटेल में, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं आग्नेय चट्टानें। अच्छा, एक बात आप लोग देखिए, आग्नेय चट्टान, ये जो हमारी आग्नेय चट्टानें हैं, इसके नाम में लिखा है आग। आ और ग भले ही आधा लिखा है, लेकिन क्या लिखा है, आग। यानी इससे एक चीज़ तो समझ में आता है कि भाई जो हमारी ये आग्नेय चट्टानें हैं, इसकी उत्पत्ति हुई है आग से। किससे हुई है, आग से। अब कहेंगे ये कैसे आग से उत्पत्ति होती है चट्टान की। हाँ दोस्तों, आपने ज्वालामुखी का नाम सुना होगा। अब जैसे मान लीजिए ये हमारी है ज्वालामुखी, ठीक। अब जब ज्वालामुखी फटती है, ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो ये खूब ढेर सारे इससे लावा निकलते हैं, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। और ये जो लावा होते हैं ना, ये ज़मीन पर फैल जाते हैं। और बहुत दिन बाद क्या होता है, बारिश वारिश होती है और ये लावा क्या होता है, ठंडा होता है। अब जब ये लावा निकला, ज़मीन पे फैल गया, तो एकदम आग की तरह निकलता है, आप लोग देखते हैं लावा। और जब ये ठंडा होता है ना, तो यही बनता है हमारी आग्नेय चट्टानें, यानी कि इग्नियस रॉक्स, ठीक है। यानी आपको समझ में आ गया कि भाई आग्नेय चट्टानें कैसी, किससे बनती हैं, आग से। मतलब आग से कहने का मतलब जो ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है, उस लावा से हमारी बनती हैं आग्नेय चट्टानें, ठीक है। अभी दोस्तों पढ़ते रहिए, आपको आगे भी मज़ा आने वाला है, क्योंकि आप तो कहेंगे कि भाई चैप्टर ऐसा ख़त्म हो गया कि सब कुछ याद भी साथ में हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इग्नियस शब्द की उत्पत्ति, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो एक चीज़ें होती हैं समझने वाली, और एक चीज़ें होती हैं हमें उससे याद करना पड़ता है, कंठस्थ करना पड़ता है। लेकिन जब हम किन चीज़ों को समझ लेते हैं तो उसका एक फ़्लो बन जाता है हमारे माइंड में, और जब उसका एक फ़्लो बन जाता है
चीज़ें हमें क्या होती हैं, कंठस्थ करना यानी याद करना, अपने कंठ में धारण करना आसान हो जाता है। तो चलिए समझते हैं। अब जो लिखा है उसे भी समझ लेते हैं। उत्पत्ति, ओ ये क्या हो गया, इग्नियस शब्द की उत्पत्ति जो होती है दोस्तों, वो क्या लैटिन भाषा इग्निस से हुई है, जिसका अर्थ है अग्नि। इसका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाले तप्त मैग्मा या लावा के धरातल के ऊपर या नीचे ठंडा होकर जमने और ठोस होने से होती है। इन्हें प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर सबसे पहले इन्हीं चट्टानों का निर्माण हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब आपको इसमें हो सके थोड़ा कन्फ्यूजन आया होगा। आप सोच रहे होंगे कि सर ने बताया कि जो चट्टानें, जो ज्वालामुखी फटती हैं, जो लावा निकलता है वो धरती पे जमता है, तो यहाँ पे लिखा है धरातल के ऊपर या नीचे ठंडा होकर जमने से। यानी कि या तो यहाँ गलत लिखा है या हम गलत बता रहे हैं। ऐसा ही आपके मन में भी आ रहा होगा। तो समझिए, ज्वालामुखी जब फटती है धरातल के ऊपर, तो ये जो चट्टाने का लावा होता है वो धरातल के ऊपर जमता है दोस्तों। यानी ये हमारा निकल गया धरातल के ऊपर। अब दूसरा कंडीशन आया धरातल के नीचे। अब मान लीजिए हमारी जो धरातल है, ये हमारा धरातल, ठीक, ये सब मान लीजिए हमारा धरातल है ऐसे, ठीक। अब यहाँ से ज्वालामुखी उद्गार होता है, ज्वालामुखी लावा है, अब लावा निकल रहा है। अब जब लावा खूब गर्म है, यहाँ से निकलेगा निकलेगा, इस चट्टान को तोड़ते 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 ऊपर आते 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 पता चला लावा ठंडा हो गया। अब लावा ठंडा होके यहीं पे रुक गया। अब बताइए, अब जब ठंडा होके यहीं तक आके रुक गया, ज़मीन तो भैया इतना ऊपर था, यहाँ पहुँच ही नहीं पाया। अब जब यहाँ नहीं पहुँच पाया तो नीचे ही ठंडा हो गया। अब ये नीचे ही ठंडा हो गया तो इंसान क्या करेगा, यहाँ से खोदेगा और खोद करके इसको निकाल देगा। यानी कि ये जो चट्टान थी वो ज़मीन के अंदर ही ठंडा हो गई। यानी ये भी क्या हमारी है, आग्नेय चट्टानें हैं। अब इसे कहते हैं हम लोग प्राइमरी रॉक्स, यानी कि प्राथमिक चट्टानें। प्राथमिक चट्टानें इसलिए कहते हैं दोस्तों, क्योंकि जो आगे की दो चट्टानें हैं वो इसी से बनती हैं। जैसे आप दूध से क्या क्या बनाते हैं, दही बनाते हैं, दही से मक्खन निकालते हैं, मक्खन से घी बनाते हैं ना। अब पता चले आप घी से पराठे बना रहे हैं, मिठाइयाँ बना रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि उसकी प्राइमरी सोर्स क्या है, प्राइमरी सोर्स दूध है, ठीक। तो वैसे ये चट्टानों में जो प्राइमरी सोर्स है, जो प्राथमिक चट्टानें हैं वो क्या हैं, आग्नेय चट्टानें हैं, ठीक। समझ में आया। हाँ, अब इसकी मुख्य विशेषताएं पढ़ते हैं, किसकी, आग्नेय चट्टानों की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आग्नेय चट्टानों की मुख्य विशेषताएं। तो पहली बात है, ये चट्टानें कठोर, सघन और रवेदार होती हैं। चट्टानें कैसी होती हैं, कठोर होती हैं। कठोर होती हैं दोस्तों। अब देखिए, चट्टानें मुलायम भी होती हैं, कठोर भी होती हैं। तो ये वाले जो चट्टानें हैं कठोर होती हैं, क्योंकि ये बनती हैं लावा से, ठीक। इसमें एक बात है, इसमें बोला गया ना परतें नहीं पाई जाती। यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि इसमें परतें नहीं पाई जाती हैं। यानी जैसे परत क्या होता है, मान लीजिए ये जैसे एक चट्टान है, ठीक है, इसके ये ऐसे 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 करके अगर ऐसे चट्टानें हो जिसमें परतें पाई जाती हैं, वो देखने से दिखता है कि हाँ इसमें कई सारी परत हैं। जैसे मान लीजिए ये वाला कुछ अलग रहेगा, ये वाला कुछ अलग रहेगा, ये वाला कुछ अलग रहेगा। तो जिस तरह ना कि इसमें 3 परत है। हाँ, तो जो हमारी ये चट्टानें होती हैं इसमें परतें नहीं पाई जाती हैं, लेकिन कभी कभी ना हमें आभास होता है ना कि इनमें परतें पाई गई हैं। कहेंगे वो कैसे, देखिए जैसे मान लीजिए कि ज्वालामुखी है छोटा सा, ठीक। अब यहाँ से ज्वालामुखी उद्गार हुआ, ये सारी चट्टानें बन गई, ठीक। अब चट्टानें बन गई, अब बहुत साल बाद 200 300 400 500 साल बाद यहाँ पे मिट्टी उट्टी आ जाता है, घास उस जम जाता है, पेड़ पौधे हो जाते हैं, ठीक है, धूल कण जम जाते हैं। उसके बाद फिर ज्वालामुखी उद्गार होता है और फिर यहाँ पे ऐसे हो जाते हैं, ठीक।
अब देखिए, अब यहाँ पे जो धूल कण जमा है, ठीक, और जो ऊपर एक चट्टान है और नीचे एक चट्टान है, तो ये क्या करेगा, दोनों चट्टानों को एक दूसरे से अलग कर दिखाएगा। अब ये ऊपर चट्टान दिख रहा है भैया, नीचे भी हमारा चट्टान है, बीच में धूल कण दिख रहा है, यानी इन दोनों को अलग कर रहा है। अब जैसे हम लोग को लग रहा है कि ये नीचे वाला एक परत है और ऊपर वाला दूसरा परत है, लेकिन बताइए क्या ये परत चट्टान में है? नहीं, ये तो ज्वालामुखी का जो उद्गार हुआ है वो एक पहले हो गया है कि लेट से हो गया है, जिसमें बीच में धूल कण आ गए हैं, तो उससे हमें परत लग रहा है, यानी ये इसका ऐसा है। ठीक, तो समझ में आया। परतें तो नहीं पाई जाती हैं, लेकिन अगर कोई पूछे इसमें हमने परतें देखी हैं, कैसे देखी हैं, तो धूल कण के जो भी अवसाद वगैरह होते हैं उसकी परतें होती हैं। ठीक है, इसमें इसमें जीवाश्म का पूर्णतः अभाव होता है, क्योंकि अत्यधिक तापमान के कारण जीवाश्म नष्ट हो जाते हैं। जीवाश्म का मतलब होता है दोस्तों जीवों के अवशेष। जैसे जो जीव जंतु होते हैं वो मर जाते हैं, तो जो उनकी हड्डियां होती हैं और सारे जो उनके बॉडी के पार्ट होते हैं वो गल जाते हैं, तो उसी को हम लोग जीवाश्म कहते हैं। अब भैया इसमें जीवाश्म इसलिए नहीं पाया जाता है क्योंकि जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो इतना हाई टेम्परेचर होता है कि सारी चीज़ें क्या होती हैं, गल जाती हैं, मतलब गल नहीं जाती हैं, जल जाती हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इन चट्टानों पर रासायनिक अपक्षय की तुलना में भौतिक अपक्षय का प्रभाव अधिक होता है। रासायनिक अपक्षय का मतलब होता है दोस्तों, रासायनिक मतलब क्या होता है, केमिकली, और भौतिक मतलब होता है क्या, फिजिकली। अब जैसे आप लोग को एक एग्जांपल से बताते हैं कि आप लोग, जैसे आप लोग रोटी देखते होंगे, ठीक, या पाव रोटी, अगर उसे बहुत दिन तक रख दिया जाए, ठीक, तो क्या हो जाता है, उसमें ना वाइट वाइट सा लग जाता है, जो कवक होते हैं। ठीक, तो क्या करते हैं उसको, उसका हमारा होता है रासायनिक, और वो धीरे धीरे नष्ट होता है, यानी एक तरह से कहा जाए उसका रासायनिक अपक्षय होता है। मतलब समझने के लिए आप समझ सकते हैं। और भौतिक का मतलब ये होता है कि फिजिकली, अब मान लीजिए पाव रोटी है और उस पाव रोटी को चींटियाँ जो है ना वो ऊपर से तोड़ 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 ले जा रही हैं। अब जब पाव रोटी को चींटियाँ ऊपर से तोड़ तोड़ ले जा रही हैं तो इसमें कोई केमिकली चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, यानी कि वो हमारा हो गया भौतिक। यानी कि बोला गया कि भाई ये चट्टानें इतनी मजबूत होती हैं कि केमिकल वेमिकल काम ही नहीं करते हैं, रासायनिक कुछ हो ही नहीं पाता है, लेकिन भौतिक हो जाता है। ठीक, क्योंकि इन्वायरमेंट है, कभी तेज हवा कभी धीमी हवा होता रहता है। अब इस चट्टानों के उप प्रकार समझते हैं, किसके, आग्नेय चट्टानों के। अब इसमें हमारा क्या है, उप चट्टानों में अब जो हमारी चट्टानें हैं, आग्नेय चट्टानें, इसकी जो उप प्रकार हैं उसको समझते हैं। उसमें हमारा क्या है, सबसे पहला हमारा है अंतर्भेदी आग्नेय चट्टानें। इसका मतलब ये हुआ, जब मैग्मा धरातल के ऊपर ना आकर धरातल के नीचे ही ठंडा होकर जमा हो जाता है, ठीक, तो उसे हम लोग कहते हैं अंतर्वेदी। यानी जैसे आपको मैंने बताया ना कि ज्वालामुखी फटा, अब मान लीजिए ये धरातल है, ये यहाँ जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, ठंडा हो रहा है, ठंडा होते 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 यहीं पे आके रुक गया, यानी धरातल के नीचे ही रुक गया। अब जब धरातल के नीचे ही रुक गया तो यहीं जमा हो जाएगा, ऊपर जा ही नहीं पाएगा। ठीक, रुकना पड़ेगा बेचारे को, तो इसे हम लोग कहते हैं अंतर्वेदी चट्टानें। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें भी कई प्रकार होता है। एक हमारा होता है पाताली चट्टानें और एक हमारी होती है मध्यवर्ती चट्टानें। अब कहेंगे भैया आप तो एक अंतर्वेदी बता दिए, अब अंतर्वेदी में भी दो प्रकार आ गया, एक हमारा पाताली भी आ गया, एक हमारा मध्यवर्ती भी आ गया। अब इन सबको हम कैसे समझें, तो आइए हम समझाते हैं। दोस्तों आपने पाताल का नाम जरूर सुना होगा कि पाताल में चले गए, राक्षस रहते हैं पाताल में, आकाश में देवता रहते हैं। पाताल हम लोग को लगता है कि ज़मीन के नीचे कोई ऐसी चीज़ होगी जो बहुत पाताल होगी, ज़मीन के बहुत अंदर होगा। तो समझिए, मान लीजिए यहाँ ज्वालामुखी उद्गार होता है ज़मीन के अंदर, ये हमारी है धरती,
ठीक। अब ज्वालामुखी का उद्गार हुआ यहाँ से, और जो हमारा लावा है यहीं पे आके रुक गया, यानी इतना दूरी भी बचा है, बेचारा यहीं पे आकर के रुक जाता है, ठंडा हो गया, अब ऊपर बढ़ नहीं पाया। यानी कि अभी जो चट्टान बनेगा ये ज़मीन के बहुत ही अंदर बनेगा, बहुत गहराई में बनेगा। ज़मीन यहाँ पर है, मतलब हमारी जो भूप्रपाटी है, यानी जो हमारी क्रस्ट है, इतनी ऊंचाई पे है, चट्टान हमारा यहीं बन गया, यानी ये हमारा, इसे हम कहेंगे पाताल में है। और अगर यही ज्वालामुखी हमारा आते 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 यहाँ पे आ जाता, ज़मीन के एकदम करीब में आ जाता, तो हम लोग इसे क्या कहते हैं, मध्यवर्ती। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। अब देखिए, अत्यधिक गहराई पर मैग्मा के बहुत धीरे धीरे ठंडा होने से बने रवे बनते हैं, उदाहरण ग्रेनाइट। अब जो हमारा पाताली चट्टानों का उदाहरण क्या है, ग्रेनाइट। और जो हमारी मध्यवर्ती चट्टानें हैं, जैसे धरातली दरारों में मैग्मा के जमने से बनने वाली आकृति, जैसे लैकोलिक, बैथोलिक, फैकोलिक, सील और डाइक। दोस्तों ये जो हमारा टॉपिक है, जैसे हमारा हो गया लैकोलिट, बैथोलिट, फैकोलिट, ये सब जो हमारे टॉपिक हैं, फैकोलिट, फैकोलिथ होगा दोस्तों, यहाँ पे बैथोलिथ होता है, इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंट आ गया है, लैकोलिथ होता है, त नहीं होता है, थ होता है। ठीक, सील और डाइक हमारा ठीक है। तो ये जो हमारे टॉपिक हैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिटेल में होते हैं, इतना डिटेल में आप लोग को पूछता नहीं है, सिर्फ आप लोग एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। अगर आप लोग को और डिटेल में पढ़ना है तो बताइए, हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगली चट्टाने के, मतलब अगला प्रकार, बहिर्भेदी आग्नेय चट्टानें। ठीक, यानी जब लावा धरातल पर आकर तेजी से ठंडा होता है, जिसमें रवे बहुत छोटे या नगण्य बनते हैं। उदाहरण में बेसाल्ट, बेसाल्ट के क्षरण से ही काली मिट्टी का निर्माण होता है। अब इसका मतलब बहिर्भेदी या अंतर्भेदी, मतलब धरातल के अंदर ही, और बहिर्भेदी मतलब जब ज्वालामुखी जो है वो जैसे ही धरातल है ये फटा, और ये चट्टाने जो हमारी हैं, मतलब ज्वालामुखी का उद्गार जमीन के अंदर से होता है, और ये जो ज्वालामुखी है ये जमीन पर आ जाती हैं। ठीक है, यानी ये हमारी बन जाती हैं बहिर्भेदी चट्टानें। ठीक, तो इसका हमारा उदाहरण क्या है, बेसाल्ट है, और इसी बेसाल्ट से हमारी क्या बनती है, काली मिट्टी का निर्माण होता है। अब हमने एक तरह से आग्नेय चट्टानें जो हमारी थी उसको हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अवसादी चट्टानें, और उसके बाद रूपांतरित चट्टानें। ठीक है, उसके बाद हम लोग का चैप्टर खत्म हो जाएगा। दोस्तों जो हमारी आग्नेय चट्टानें थी वही हमारा लेंथी टॉपिक था। ये दोनों टॉपिक हमारे छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत मज़ेदार हैं। ठीक, तो चलिए इसको भी हम लोग पढ़ते हैं और ख़त्म करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं अवसादी चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक्स। अब इसकी हम लोग उत्पत्ति को देखते हैं। ठीक, तो देखिए, सेडिमेट्री शब्द लैटिन भाषा के सेडिमेटियम से बना है, जिसका अर्थ होता है नीचे बैठना। प्रकृति के दूतों, नदी, वायु द्वारा लाए गए अवसादों के निरंतर जमाव और दबाव के कारण इन चट्टानों का निर्माण होता है। अब दोस्तों अवसादी चट्टानों का निर्माण कैसे होता है, तो देखिए, मान लीजिए धरती पे ज्वालामुखी फटा और बनी हमारी आग्नेय चट्टानें। अब आग्नेय चट्टानें बन गई कई कई तरह की। अब मान लीजिए कोई नदी है, चाहे नदी ही है, अब उस नदी में कुछ चट्टानें ऐसे आती हैं, जम जाती हैं, गिर जाती हैं। ठीक, अब इसके ऊपर से कुछ और चट्टानें आती हैं ऐसे, वो भी जमती जाती हैं। फिर 200-400 साल बाद कुछ और चट्टानें आती हैं, वो भी ऐसे इसके ऊपर जम जाती हैं। फिर मान लीजिए 200-400 साल बाद कुछ और चट्टानें आती हैं, उसके ऊपर गिर जाती हैं। अब देखिए, बार बार जब चट्टानें एक के ऊपर 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 एक ताह लगती जाती हैं, तो ऊपर से दबाव पड़ता है थोड़ा मोड़ा। अब ये क्या होती है, बहुत दिन बाद ये क्या होती है, एक नई चट्टान बन जाती हैं, ये सारी मिलजुल करके, और इसी को हम लोग कहते हैं रूपांतरित चट्टानें। अब वो इसमें क्या होती हैं, परतें होती हैं। अब परतें इसलिए होती हैं, मान लीजिए नीचे कोई किसी और प्रकार की चट्टानें बन थी, यहाँ पे हमारी किसी और प्रकार की चट्टान थी, यहाँ हमारी किसी और प्रकार की चट्टान थी, यानी ये हमारी क्या हुई, परतें बन गई। देखिए, एक परत हो गया, 2 परत हो गया, 3 परत हो गया। ठीक, तो ये हमारी अवसादी चट्टान है। अवसादी चट्टानें क्या होती हैं, अवसाद
अवसाद का मतलब होता है वेस्ट। ठीक, मतलब उन्हीं सारी चीज़ों से बनी हुई है। ठीक, एक तरह से समझ सकते हैं। हाँ, अब इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं? ये चट्टानें परतदार होती हैं, इसलिए इन्हें परतदार चट्टानें भी कहते हैं। ये चट्टानों में जीवाश्म प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अब दोस्तों, जीवाश्म प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो हमारे जीव जंतु हैं उनके जो मरे हुए अवशेष पाए जाते हैं। अब मान लीजिए कहीं पे जो हमारी चट्टानें हैं, वहाँ पे ये कुछ चट्टानों का यहाँ पे हमारा जमा हुआ है। ठीक, अब यहाँ कुछ मछलियाँ हैं, पानी है, मान लीजिए जीव जंतु हैं, ऊपर से कुछ और चट्टानें आती हैं, गिर जाती हैं, इस पे जम जाती हैं, बेचारी ये सब इसी बीच में दब जाएंगे और दब करके मर जाएंगे, इसी में सड़ जाएंगे, गल जाएंगे। तो जो इन लोग का सड़ा गला चीज़ें हैं उसमें बचेंगी ना, तो वही हमारा क्या बन जाता है? जीवाश्म बन जाता है। संपूर्ण क्रस्ट के धरातलीय क्षेत्र के लगभग 75% भाग पर अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं, परंतु क्रस्ट के कुल आयतन में इनका योगदान 5% है। अब बता रहा है कि जो भैया जो हमारा संपूर्ण क्रस्ट है, यानी क्रस्ट मतलब जो हमारी पृथ्वी के जो सबसे ऊपरी भाग है, उसका जो भी धरातलीय क्षेत्र है, यानी जो सबसे ऊपरी भाग है, उसमें 75% जो चट्टानें होती हैं अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। 75%। परंतु जो क्रस्ट है, उस क्रस्ट का जो कुल आयतन है उसमें इनका योगदान कितना है? 5% है। आयतन समझ रहे हैं आप लोग ना? इसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और महत्वपूर्ण खनिज ईंधन पाए जाते हैं। यानी जो कोयला होता है, पेट्रोलियम होता है और जो हमारी प्राकृतिक गैस और जैसे महत्वपूर्ण जो खनिज होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं? इसी अवसादी चट्टानों में ही पाए जाते हैं। अब इसके उदाहरण समझिए। बलुआ पत्थर, यानी कि बालू के कणों की जमाव से निर्मित होता है। चूना पत्थर जलीय जीवों के अवशेषों और रासायनिक जमाव से निर्मित होता है। सेल या क्ले महीन कणों के अवसादन से निर्मित होता है। अलोइस हवा द्वारा उड़ाए गए लाई गई महीन मिट्टी का जमाव से बनता है। ठीक, अब आगे हम लोग समझ लेते हैं। हमने अवसादी चट्टानों को भी पढ़ लिया। अब रूपांतरित चट्टानें। रूपांतरण का मतलब होता है दोस्तों ना, एक चीज़ का दूसरी चीज़ में परिवर्तन हो जाना, वही हमारे क्या होता है? रूपांतरण होता है। तो ये भी हमारी वैसे बनती है। ठीक, अब देखिए, हमारी जो आग्नेय चट्टानें थी उन्हीं से हमारी क्या बनती हैं? उन्हीं के जमाव से हमारा कौन सी चट्टानें बन जाती हैं? अवसादी चट्टानें होती हैं। अब उन्हीं चट्टानों से मिलकर हमारी बन जाती हैं, बनेंगी रूपांतरित चट्टानें। अब कैसे बनेंगी समझिए। उत्पत्ति क्या है? अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण जब आग्नेय और अवसादी चट्टानों के मूल रूप, रंग, कठोरता और खनिज संरचना में परिवर्तन हो जाता है तो उसे रूपांतरित चट्टानें कहते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल समझते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कुछ अवसादी चट्टानें हैं, ठीक, जमीन पे सबसे निचली परत पे हैं। इसके ऊपर कुछ अलग प्रकार की चट्टानों का कुछ दिन बाद जमाव होता है। फिर इसके बाद कुछ अलग प्रकार की चट्टानें फिर जमती हैं। अब देखिए, इसके बाद फिर कुछ अलग प्रकार की चट्टानें जमती हैं। इसके ऊपर फिर कुछ अलग प्रकार की चट्टानें जमती हैं। अब देखिए, जब ऐसे चट्टानें ऊपर से जमती जाएंगी बहुत दिन बाद, जैसे मान लीजिए 200 साल बाद जमेगा, कुछ 400 साल बाद जमेगा, कुछ 1000 साल बाद भी जम सकता है। जब चट्टानें ऐसे जमती हैं तो ऊपर से क्या होता है? एक प्रेशर जनरेट होता है, एक प्रेशर पड़ेगा तो नीचे वाली जो चट्टानें होंगी क्या होंगी? ज़्यादा दाब बढ़ेगा, तो उससे वो मतलब दब जाती हैं, कंप्रेस हो जाती हैं और एक नई चट्टान बन जाती हैं। और इसी चट्टान को हम लोग कहते हैं रूपांतरित चट्टानें। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों? इसकी विशेषताएं समझते हैं। ये चट्टानें अत्यधिक कठोर और प्रतिरोधी होती हैं। कठोर क्यों नहीं होंगी, जब पहले ही से इन्होंने इतने चट्टानों का लोड सहा है। तो कहते हैं ना कि जिसके कंधे पे जितना लोड रखा जाएगा उसका कंधा उतना ही मजबूत होगा। तो ये रूपांतरित चट्टानों का दोस्तों उदाहरण है। अब आगे देखते हैं। रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान मूल चट्टानों के रवे पुनः व्यवस्थित हो जाते हैं, जिन्हें पुनः क्रिस्टलीकरण कहा जाता है। इनमें भी जीवाश्म नष्ट हो जाते हैं। इनमें क्या होता है? जीवाश्म क्या होता है? नष्ट होता है। महत्वपूर्ण रूपांतरण सारणी, ये परीक्षा के लिए हमारा इम्पोर्टेंट है। आइए समझते हैं।
अब जैसे जो हमारा ग्रेनाइट है वो हमारा कौन सी चट्टान है? आग्नेय चट्टान है। इससे जो हमारी रूपांतरित चट्टान बनती क्या होती है? उसे कहते हैं नीस। बेसाल्ट है, वैसे चूना पत्थर है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को एग्जाम के लिए याद करने वाली चीज़ें हैं। आप लोग इसे नोट्स बना लीजिए, लिख लीजिए और याद कर लीजिएगा कि चट्टानों के नाम हमारे एक तरफ दिया है, फिर वो किस प्रकार की चट्टान है मैंने आपको समझा दिया है। अब उन चट्टानों के नाम जो है आपको याद करना है। ऊपर तो आपको सब समझने वाला था, ये चीज़ें आपको याद करना है, ये आपका होमवर्क है। अब आगे हम लोग एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं, चट्टान चक्र। इसमें समझिए, चट्टानें अस्थायी नहीं होती बल्कि वे एक चक्र अनुक्रम में निरंतर परिवर्तित होती रहती हैं। आग्नेय चट्टानें टूटकर अवसादी चट्टानें बनती हैं। आग्नेय और अवसादी चट्टानें ताप और दाब के कारण रूपांतरित चट्टानों में बदल जाती हैं। पुनः अत्यधिक तापमान के कारण रूपांतरित चट्टानें पिघलकर मैग्मा बन जाती हैं, जो ठंडा होकर फिर से आग्नेय चट्टान का रूप ले लेती हैं। इस अंतहीन भूवैज्ञानिक प्रक्रिया को चट्टान चक्र यानी रॉक साइकिल कहते हैं। अब समझ में आया दोस्तों आपको कि आग्नेय ही चट्टानों से हमारी अवसाद बनती हैं, फिर अवसाद और आग्नेय चट्टानों से हमारी क्या बनती है? रूपांतरित चट्टानें बनती हैं। और रूपांतरित चट्टानें क्या होती हैं? अत्यधिक तापमान पे पिघल जाती हैं, ज्वालामुखी द्वारा ऊपर नीचे जमती हैं, चाहे धरातल के ऊपर चाहे धरातल के नीचे जमती हैं, और फिर वो ठंडा होकर आग्नेय चट्टानें बन जाती हैं। यानी आप लोग को पूरा साइकिल समझ में आया होगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो अवश्य कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप लोग को किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिएगा तो आप लोग ज़रूर बताइएगा।